हिंद डियर स्टूडेंट, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो है पढ़ाई भी अच्छी ढंग से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 5 महत्वपूर्ण हम इसमें अंतर बताएंगे। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपकी जो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये डिफरेंस है, जो ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी हमने ये 5 लेकर आए हैं, ये बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इसको लास्ट तक देखिएगा ज़रूर। तो इसमें हम चलिए देखते हैं। तो जो सबसे पहला जो है अंतर है, स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है, और ये अंतर आपके 3 नंबर के होते हैं। तो अंतर आपके जो है 3 नंबर में पूछे जाते हैं और 3 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो 12 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो 12 या 36, यानी कि अगर आपको जो है इस तरह के जो क्वेश्चन जो मिल जाए आपको अच्छी ढंग से, जो आप लोग उनको जो है अच्छी ढंग से जो पढ़ लें, तो आपके जो है आधे नंबर तो है इन टिप्पणियाँ और ये अंतरों में मिल जाएंगे। तो ये अंतर और टिप्पणियाँ जो है आप अच्छी ढंग से तैयार करते चलिए और हम इसमें 5 महत्वपूर्ण अंतर आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला अंतर है स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है। तो स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है, तो यह एक ही पौधे के पुष्पों के बीच में होता है। स्वपरागण किसमें होता है, यह एक ही पौधे के पुष्पों के बीच में होता है, जबकि जो परपरागण होता है जो इसमें एक ही जाति के 2 पौधों के बीच होता है परपरागण। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। और इसमें जो है परपरागण में क्या है, इसमें जो है इसके लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक नहीं है। स्वपरागण में क्या होता है, स्वपरागण में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जब एक ही पौधे पर जो है परपरागण होना है, स्वपरागण होना है, तो इसमें कौन सी जो है निषेचन जब इसमें जो है स्वपरागण में जब निषेचन एक ही पुष्प पर होना है तो उसमें जो है इसमें माध्यम की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। लेकिन जो परपरागण होता है एक ही जाति के जो 2 पौधे होंगे, उनमें जो है एक जाति के जब 2 पौधे होंगे तो इस पर से जब यहाँ से जो है पराग कण जाएंगे दूसरे पौधे पर, तो कैसे जाएंगे, तो माध्यम से जाएंगे। तो इसमें जो है माध्यम की आवश्यकता होती है परपरागण में। और जो है चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे, इसमें पराग कण कम खर्च होते हैं। स्वपरागण में जो है पराग कण कम खर्च होते हैं। क्यों, क्योंकि जो है जब एक ही पौधे पर जब हो रहा है, जब एक ही पौधे के पुष्प पर जब हो रहा है, उसमें जो है परागकण को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भ्रमण नहीं करेंगे तो इसमें परागकण कम खर्च होंगे, और जबकि जो है इसमें परागकण अधिक जो है खर्च होते हैं। जो है परपरागण में इसमें परागकण ज़्यादा खर्च होंगे। जब एक स्थान से जब जाएंगे दूसरे स्थान पर, जैसे जल, आप जल के द्वारा जाएंगे, वायु के द्वारा जाएंगे, कीट के द्वारा जाएंगे, ये सब है माध्यम। इन्हीं माध्यम से जो है परपरागण एक पौधे के पुष्प से जो है दूसरे पौधे के पुष्प पर जाते हैं। तो ये हो गया जो है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। और नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में क्या अंतर है, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझिएगा। तो भ्रूणकोश में क्या अंतर है और भ्रूणकोश में, तो हेडिंग डालेंगे, एक तरफ भ्रूणकोश और दूसरी तरफ डालेंगे भ्रूणपोष। तो इसमें क्या लिखेंगे, भ्रूणकोश में क्या है, यह क्रियाशील गुण बीजाणु से बनता है। भ्रूण किससे बनता है, यह क्रियाशील गुण बीजाणु से बनता है। और जबकि जो है भ्रूणपोष किससे जो है भ्रूणपोष यह तृतीय संलयन से बनने वाले भ्रूणकोश जो है केंद्रक में बनता है। तो भ्रूणकोश जो है गुण बीजाणु से बनता है, जबकि जो भ्रूणपोष है और ये भ्रूणपोष केंद्रक में बनता है। तो अब जो है इसमें सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, यह मादा युग्मक को आश्रय देता है भ्रूणकोश। और जो है इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगा, यह भ्रूण को विकास के समय, जो विकास यानी कि जब उत्पन्न होने के समय या अंकुरण के समय पोषक प्रदान करता है भ्रूणकोश। और इस जो भ्रूणकोश में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, यह अगुणित होता है, जिसे यन से प्रदर्शित करते हैं, इसमें तो है। और भ्रूणकोश में यह त्रिगुणित होता है, इसीलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं और इसे 3n से जो है 3n लिखते हैं। तो ये भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर हो गया। अब जो नेक्स्ट है तीसरा अंतर देखिए, जो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है कपि तथा मानव में अंतर।
तो इसमें एक तरफ कपि लिखेंगे और दूसरी तरफ मानव। ये हेडिंग इस तरह बनाएंगे और एक कपि में क्या लिखेंगे, ये प्रमुख रूप से वृक्षाश्रयी होते हैं, यानी कि वृक्षों पर रहते हैं कपि। और इसमें क्या लिखेंगे, मानव कहाँ रहते हैं, मानव भैया जो है ज़मीन पर रहते हैं, आसमान में तो रहते नहीं है, तो ये स्थलीय होते हैं। स्थलीय का मतलब नीचे रहते हैं ज़मीन पर। और कपि का जो है दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इनका चेहरा आगे की ओर जो है निकला होता है, जबकि जो है इनका चेहरा सीधा होता है, मानव का चेहरा सीधा होता है। और मादा में स्तन उभरे नहीं होते हैं, कपि में जो है मादा होती है, उसमें जो कपि में उसके स्तन उभरे नहीं होंगे, जबकि जो है मानव में स्तन उभरे हुए होते हैं। तो जो है चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे, शिशु व बाल्यावस्था अवधि बहुत छोटी होती है। बचपन की जो अवधि यानी कि जो इनकी एज होती है वो बहुत ही कम होती है, छोटी होती है, जबकि जो मानव में शिशु एवं बाल्यावस्था जो है लंबी होती है। मानव में जो है शिशु एवं बाल्यावस्था लंबी होती है। तो ये कपि तथा मानव में अंतर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर। आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट में जो है लिख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसको आप जो है इम्पोर्टेंट नहीं मोस्ट इम्पोर्टेंट में रखिएगा। लैमार्कवाद तथा डार्विनवाद में अंतर। तो लैमार्कवाद जो है एक तरफ लिखेंगे, डार्विनवाद। अब इनमें जो है अंतर क्या है, इनमें क्या वार्तालाप हुआ वो चलिए देखते हैं। तो जो है लैमार्कवाद में क्या है अंतर, तो लैमार्कवाद में क्या बताया, यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है। और इसमें क्या लिखेंगे, यह प्राकृतिक चयन पर आधारित है। ये डार्विनवाद का कहना है और ये लैमार्कवाद का कहना है। और इसके अनुसार जिराफ को भोजन के लिए अपनी टांगे व गर्दन को ऊंचा करना पड़ा, जिससे वे लंबे हो गए। ये लैमार्कवाद का कहना है। जबकि जो है डार्विनवाद का कहना है, इनके अनुसार जिराफ की भिन्न भिन्न प्रजातियां थी। जो है डार्विनवाद कह रहे थे कि जो है उस समय जो है दो प्रजाति के, एक लंबी टांग वाले और एक जो है छोटी टांग वाले जिराफ थे। ये डार्विनवाद का कहना है। लेकिन अब जो वहाँ पर जो था वो जाने, इसमें जो इनका कहना वो हम देख रहे हैं। तो यह अंगों के जो है इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जो इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे, यह अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग पर आधारित है। लेकिन जो डार्विनवाद कह रहे थे, यह वंशागतिकीय पर आधारित है। ये लैमार्कवाद और डार्विनवाद ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अंतर है। तो आप इसको अच्छी ढंग से जो है याद कर लीजिएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो ये चौथा हो गया जो है अंतर। आप देखते हैं आखिरी अंतर है पांचवा क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। सहज प्रतिरक्षा तथा उपार्जित प्रतिरक्षा में अंतर। तो इसमें एक तरफ जो है सहज प्रतिरक्षा हेडिंग लिखेंगे और दूसरी तरफ उपार्जित। तो इसमें जो है सहज यानी कि जो है जो है सहज प्रतिरक्षा का मतलब होता है सुरक्षा, और सहज यानी कि जो है हमारे जन्म से पहले, जन्म के समय से मौजूद है। लेकिन जो उपार्जित यानी कि जो है बाद में जो हमें प्रतिरक्षा प्राप्त होती है जन्म के बाद, उसे हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र। तो ये इसमें क्या लिखेंगे, सहज प्रतिरक्षा में, तो यह एक अविशिष्ट जो है सहज प्रतिरक्षा है, यह एक अविशिष्ट प्रतिरक्षा है। जबकि जो उपार्जित है, उपार्जित प्रतिरक्षा में यह रोग विशिष्ट प्रतिरक्षा है। और जो है इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे, सहज प्रतिरक्षा में यह जन्म के समय से हमें जो है मौजूद होती है। और इसमें लिखेंगे उपार्जित में यह जन्म के बाद जो है मौजूद होती है। और इसमें थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सहज प्रतिरक्षा में यह बाह्य कारकों को जो है शरीर में प्रवेश करने से रोकती है, सहज प्रतिरक्षा। और उपार्जित प्रतिरक्षा में यह शरीर में प्रवेश कर चुके रोगजनक कोशिकाओं एवं एंटीबॉडीज सामना करती है। ये उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है और ये सहज प्रतिरक्षा। तो ये जो है दो जो है कम से कम तीन जो है अंतर याद कर लीजिए। आपके तीन अंतर लिख देंगे, आपको जो है नंबर पूरे मिल जाएंगे। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको 3 नंबर मिलेंगे। अब जो है तीन अंतर तो है फिलहाल याद ही कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को हमने जो है 5 जो है अंतर बताए हैं आपको अच्छी ढंग से समझ में आ गए होंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।